जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। अगर ऑपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। जब भी ऑपोजिशन की जमातें संजीदा हो, जब भी ऑपोजिशन की जमातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वो इमरान खान साहब जो कि कौम को, मुल्क को ना घबराने का हमेशा मशवरा देते आए हैं, आज उन्होंने खुद बजाते खुद बकल्लम खुद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आवाम को दी है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो सही रास्ते पर चल निकला है। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो 165 रुपीज, पेट्रोल की बात करूं तो 120 रुपए, अगर मैं चीनी की बात करूं तो 110 रुपए किलो हो गई है, मगर मुल्क बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। एक बड़ी खबर जो हमें इमरान खान साहब ने तो नहीं बताई, लेकिन ऑडिट करने वालों ने हमें खबर बताई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के जितने भी कारकुनान हैं, मेजॉरिटी टॉप 6 ऑफ देम, टॉप 6 लोग, नाम भी मेरे सामने हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मेरे सामने, आपको बताऊंगी। वो 6 लोग कौमी खजाने से तनख्वाहें बटोरते रहे हैं, वो भी खिलाफे कानून। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क बिल्कुल सही सिमत में, सही रास्ते पर चल निकला है। बड़ी खबर जो बनकर सामने आई है, हमने इसके ऊपर शो किया था, सीधी बात बीनर सलीम के साथ ने लगभग जनवरी-फरवरी में इस खबर पर शो किया, और जब हमने शो किया तो हमें यह कहा गया, हमें ऑफिशियली ये कन्वे किया गया कि भाई ये एक प्रोपेगेंडा न्यूज है जिसके ऊपर सीधी बात ने शो किया। लेकिन आज जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आई और ऑडिट करने वाले हजरात हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम मीडिया सेल चलाने वाले लोग, जिनके अंदर ये 6 नाम है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। हैदर गजाली साहब, इमरान हैदर गजाली, सैयद मुजम्मिल हसन, उस्मान बिन जहीर, शहबाज खान, नईम अहमद यासीन, सईदा धनक हाशमी, ये वो 6 लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते थे। उनको कौम के खजाने पर भर्ती किया गया, और तकरीबन अगर मैं ये कहूं कि वो सरकारी मुलाजिम है तो गलत नहीं होगा। और मेरिट को गिराकर, क्योंकि मेरिट क्या है, मेरिट था एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री या पीएचडी विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस, लेकिन मेरिट को गिराकर यानी बैचलर डिग्री होल्डर और तकरीबन 8 या 10 साल के एक्सपीरियंस वाले हजरात को नवाजा गया। इसे कहते हैं इख्तियार का बेजा इस्तेमाल, इसे कहते हैं इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल। सो ऑडिट करने वाले लोगों ने सिफारिश की है कि ये अभी भी गैर कानूनी है, खिलाफ कानून है, इनको हायर करने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास नहीं है, लिहाजा इन सबको हटाया जाए। लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क सही रास्ते पर चल रहा है। आज के मेहमान आपके सामने रखूंगी, और नवाज बप्पी साहब में सेनेटर हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अज़मा बुखारी साहिबा हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पंजाब की, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे चल के अब से थोड़ी देर में हमें चौधरी मंजूर साहब भी ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए। बिलावल साहब ने भी आज बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनसे भी इस हवाले से पूछेंगे। लेकिन और नवाज बप्पी साहब, ये इस चीज़ को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब हमने खबर उठाई हमें कहा गया ये प्रोपेगेंडा है, आज ये खबर सामने है। ये सर अपनी टीम को अपने पल्ले से पैसे देना, कौम के खजाने से क्यों पैसे दिए जा रहे हैं? थैंक यू सो मच जी, इतने ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन देने का। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मौका ज़रूर दीजिएगा मुझे। आपने जिन लोगों की बात की है, पहली तो बात यह है कि ये लोग सोशल मीडिया की टीम का हिस्सा नहीं है, ये डिजिटल मीडिया विंग बनाया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के हवाले से पीटीवी ने भी लॉन्च करना था, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने भी इसका एक नया विंग लॉन्च किया था DMW के नाम से। उसके लिए 500 लोगों को एप्लीकेशन को प्रोसेस किया गया। उनमें से ये जो 4 या 5 लोग हैं उनको स्केल में भर्ती किया, उसमें एक शख्स MP2 में है जिसका नाम इमरान गजाली आपने कहा है। आपने कहा कि उसके पास डिग्री नहीं है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ओहायो यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया है मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट में, और पाकिस्तान में टॉप गुरु माना जाता है। और बीनश भी आपको तो पता होगा कि जैसे कल एक ट्रेंड चला था पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, जिसमें सैंक्शन पाकिस्तान एक ट्रेंड चलाया गया था, और आप भी समझती हैं कि आजकल के दौर में जंगें बॉर्डर्स पे नहीं लड़ी जाती, जंगें सोशल मीडिया पे लड़ी जाती हैं। तो उस वक्त ये इमरान गजाली और ये डिजिटल मीडिया विंग आपका पाकिस्तान ही था जिसने इस ट्रेंड को खत्म करके एक नया ट्रेंड चलाया था कि डोंट ब्लेम पाकिस्तान।
पाकिस्तान, यानी ब्लेम गेम पाकिस्तान के नाम से ट्रेंड चला के और चीज़ों को एडजस्ट किया था। ये चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जंगों के आप नहीं जा सकते, आपने उसको लड़ना है, अगर इंडिया के साथ जंग लड़नी है सर तो आपको ऐसे पाकिस्तान लोग का चाहिए। और मौका इमरान बताने गजाली के लिए पाकिस्तान क्या के गजाली साहब ही रह गए थे, खिलाफे कानून उनको जाके तैनात किया गया। जी जी क्लैरिफाई करें, जी जी करें आप सवाल का जवाब देने जी। तो इमरान गजाली एक मीडिया गुरु है नंबर 1 और एक पढ़ा लिखा मास्टर्स डिग्री ग्रेजुएट ओहायो यूनिवर्सिटी का है और 500 एप्लीकेशन। अब इसमें कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया, जो कि एक सबसे ज्यादा ताकतवर इदारा है। कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उसका नोटिफिकेशन कर दिया। कल ऑडिट ने जो एतराज किया है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उसकी जो नोटिफिकेशन की कॉपी है वो प्रोवाइड नहीं की, इतना एक एतराज था। इसके अलावा उस पर कोई एतराज में कम से कम मैंने कभी तक नहीं देखा किसी ने शोर मचाया हो कि पिछली गवर्नमेंट में पीटीवी में इतने सारे लोगों को भर्ती करके अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी चलाया करते थे। यानी कि नून लीग का जो मीडिया सेल था वो पीटीवी पेड होता था। आज तक कभी मीडिया में उस पर रिपोर्ट नहीं हुई। और ये 4 लोगों का आपने नाम लिया, मैं आपको बताऊं अगर ये कल ट्रेंड ना चलाया जाता तो पूरी दुनिया में मैंने कम से कम 90,000 ट्वीट्स देखी हैं कल रात को जो सैंक्शन पाकिस्तान के नाम से चली हैं। अगर आपका ये डिजिटल मीडिया विंग कल ना होता तो पूरी दुनिया में आपका नाम कहां तक ब्लेम हो सकता था, आपको इस नुकसान का अंदाजा ही नहीं है। और आप 1-1.5 लाख की तनख्वाह के पीछे इतनी ज्यादा टेंशन लेके बैठी। मैं तो हैरान हूं कि जहां पे अरबों खरबों की हम करप्शन की बात करते हैं वो मीडिया पे शायद इस तरह नहीं हो सकता। 1-1.5 लाख की तनख्वाह में ओहायो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट सबसे बड़े गुरु के ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम में नेशनल टॉक शो कर रहे हैं। जब खिलाफे कानून का बात आती है ना, अच्छा सुने मेरी बात सुने, खिलाफे कानून की जब बात आती है ना, अरे सर सुन तो लेना, अरे सुने तो खिलाफे कानून कैसे हो सकता है जी? मुझे सवाल करने का मौका तो देना, मुझे सवाल करने का मौका दे, मैं पूरा शो आपके साथ कर लूंगी। अज़मा के पास नहीं जाऊंगी जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी। सर जब खिलाफे कानून की बात आती है ना तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को यह कहकर हटा दिया जाता है कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की। ये होता है खिलाफे कानून। सर ये मेरे पास पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट है। सर एक मिनट सुन ले, सर बता रही हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है ऑडिट, जी बता रही हूँ सर, ऑडिट इज ऑफ द व्यू दैट अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट MP2 स्केल without adhering to provisions in MP scale policy 2020 was gross violation की गई। नंबर 1। नंबर 2, अपॉइंटमेंट जो है वो अंडर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए, नो रिलैक्सेशन स्पेशली ऑन एजुकेशन क्राइटेरिया। सर वो कहीं से भी पढ़ के आए हों, यहां पर लिखा हुआ है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ना PhD है ना मास्टर्स हैं। शुक्र है आपने इन 6 नामों में से एक नाम को तो ऑन किया कि हाँ इमरान गजाली को आप लोगों ने खिलाफे कानून रियायत दी। सर तो सर सवाल क्यों ना पूछें, मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें जा रही हैं तो मैं सवाल क्यों ना पूछूं सर? जी मैं अर्ज करूं, पहले तो बात क्लियर कर दूं कि एक शख्स इसमें सिर्फ MP2 में इमरान गजाली की अगर आप बात करिए नंबर 1, और नंबर 2 कैबिनेट से बड़ा कौन सा ऐसा फोरम है जो इस चीज की अप्रूवल दे सकता है? क्या ऑडिट कैबिनेट की अप्रूवल के ऊपर एतराज कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, जो बात उन्होंने की है वो शायद आप भूल गए, उन्होंने कहा हमें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन मसूल नहीं हुआ जो कि 3 या 4 दिन में ऑडिट वालों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये एक इशू था। तो रिलैक्सेशन कहीं पे नहीं दीगी और इससे बेहतर मीडिया स्ट्रेटेजी और हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और जैसे कि मैंने कहा कि 500 एप्लीकेशंस में से इनको सिलेक्ट किया गया। अब इसके ऊपर कितना बड़ा ह्यूमन क्राइम आप रेज कर सकती हैं? सेनेटर हैं अनबाज बप्पी साहब, काबिल एहतराम है मेरे लिए, आप जो चाहे मर्जी आके शो में बोल दीजिए सर, आंखों पर आपको मैं प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करूंगी। लेकिन सर ये जो मेरे सामने लिखा हुआ है ना, और गलती से मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, मैं उससे एक फुल स्टॉप और कॉमा भी इधर उधर नहीं होंगी। मैं आपको अलग से व्हाट्सएप भी कर रही हूं। मैं मीनवाइल मुझे इजाजत दीजिए कि मुझे बाकी पार्टिसिपेंट के पास जाना है और फिर आपका जो दिल करेगा आप इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। लेकिन ये खिलाफे कानून है। वो जो आप एक पॉइंट कह रहे हैं कि शेयर नहीं किया गया अपॉइंटमेंट डिटेल्स, वो भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये लिखा हुआ है कि ये वायलेशन है। वायलेशन मीन खिलाफ वर्जी। सर अज़मा बुखारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अज़मा, आपको इस खबर का पता था? नहीं, बहुत शुक्रिया जी, हमें पता था, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये जब अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त भी बात हुई थी, लेकिन जाहिर है जो ये करते हैं वो हलाल है। आप इस बात को समझती क्यों नहीं है? इस रियासत मदीना में जो ये सल्तनत इमरानिया चाहेगी वो जितना रूल्स को वायलेशन कर सके, इख्तियारात को तजावुज कर सके, अपनों को नवाज सके, रेवड़ियां बांट सके, वो करेंगे। उनको आप नहीं पूछ सकते। अभी ये जो बड़ा उन्होंने हमें बताया कि जंगों में ये हो जाता है, वो जंग हो जाता है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये PTI जो है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है और सोशल मीडिया पे ये हुकूमत चला रही है। अब मुझे बताएं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जरा उसका अंदाजा लगा लें। चीन हमसे नाराज, अमेरिका
जो है वो बाइडन को तरले करके के मर गए हैं पाकिस्तानी, खुदा का वास्ता इमरान खान को फोन कर लो, वो फोन नहीं कर रहा। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल क्या है, ईरान के साथ पहले टेंशन रहती है, मतलब इंडिया के साथ हमारे वैसे कोई ताल्लुकात नहीं। और यहाँ पर हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हमें जंगे जीतनी है भाई। जंगे सोशल मीडिया पे नहीं जंगे जीती जाती। और ये विंग बनाया था, मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो तानिया एक उदुरिस्ट पता नहीं क्या उनका नाम था, जो भी उनका नाम था, उनको लाया गया था। वो एक फॉरेन नेशनल थी और हमारे आपको याद होगा सेनेटर्स भी और लोग भी सुप्रीम कोर्ट से एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ उड़ा दिए गए कि जी ये इनके पास फॉरेन नेशनलिटी थी, ये यहाँ नहीं रह सकते। वो मोहतरमा आई और आकर वो हम इनके ओहदे को जिन्होंने कहा कि डिक्लेयर करें, वो लात मार के चली गई, जिनको ये हमारे सिर के ऊपर हमारी जंग लड़ने के लिए लाए थे। पहली बात। दूसरी बात ये कि वाकई आप इस ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ेंगे या अपनी इंटरप्रिटेशन कर लें। ऑडिट रिपोर्ट सबने पढ़ ली है, उसके अंदर उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली इनकी अपॉइंटमेंट से लेकर इनकी पे स्केल से लेकर इनकी क्वालिफिकेशन हर एक पे एतराज किया है। और साथ में उन्होंने एडिशनल ये लिखा कि हमें नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड नहीं किया गया था। एक तो ये बात। आप इस ऑडिट रिपोर्ट को रो रही हैं, मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को रो रही हूँ जो कोरोना के बारे में आई है। आपने वो ऑडिट रिपोर्ट देखी है? ये तो वो जो है ना वो शहंशाह लोग हैं जो हमारे कोरोना के पैसे खा गए हैं, जो हमारे कोरोना का फंड खा गए हैं। मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को रो रही हूँ, मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को रो रही हूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ महकमों के अंदर अरबों रुपए की बेजाब्तियों की बात की गई है और कहा गया है कि दोनों हाथों से पाकिस्तान अज़मा, आपने इस खबर पर एहतजाज क्यों नहीं किया? आपसे मुराद है कि ऑपोजिशन ने इसके ऊपर कोई धरना, कोई एहतजाज, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ह्यू एंड क्राई क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया तो उसकी यही वजह है कि आप अपने घर की लड़ाई में मसरूफ थे। मैं सिर्फ अज़मा आपको ये कहूंगी, ऑपोजिशन की सियासत अगर सीखनी है ना तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब से जाके आप लोग ट्यूशन ले लें। आपको अबसार आलम साहब याद है, आपको अताउल हक कासमी साहब याद है, एक अपॉइंटमेंट आपने पीटीवी में क्या कर ली थी, हालांकि हड्डी बन गए थे इमरान खान साहब। आपने इतनी बड़ी खबर जानते बूझते हुए इसके ऊपर कोई शोर नहीं मचाया। नहीं, मैं एक तो ये थोड़ी सी तस्दीक फरमा लें कि हमारे पास डैम वाले बाबा जी नहीं हैं और ना वो जुडिशियल एक्टिविज्म इस वक्त जो है वो सर चढ़ के दौड़ रहा है, ना इनके ऊपर 100 मोटो होते हैं, ना जो है वो इनकी एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशंस को जो है वो शौक से जो है मंगवाया जाता है। सो हमारे पास ये फैसिलिटी है, वो जैसे कहते हैं ना फोन के ऊपर आपको ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं, तो हमें ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। इनकी रस्सी दराज है इस वक्त, ना इनके ऑडिट पैरास को कोई देखने को तैयार है, आप कह रही हैं, ये आप कह रही हैं, मैं कह रही इशू को तो बड़ा बनाना पड़ता है। बहुत से सियासतदान आपको लुकअप करते हैं। अज़मा, इमरान खान इशूज को बड़ा बनाया करते थे, ये तो आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए हाँ, अगर आप ये समझती हैं कि हमने पार्लियामेंट पे हम अभी तक चढ़ दौड़े क्यों नहीं है, पार्लियामेंट पे हमने पीटीवी पे हमला क्यों नहीं किया है, हमने सिविल नाफरमानी क्यों नहीं किया है, दुरुस्त, ये आप जरूर कह सकती हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर एक वो है कि सबसे ज्यादा इस मुल्क के साथ 2018 में जो वोट के साथ किया गया, जो इलेक्शन के साथ किया गया, उससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है? किसी के भी जूरी की किसी इदारे ने, किसी ने बल्कि सपोर्ट का इजहार किया गया, बल्कि मतलब जितनी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट इनको हर तरफ से मिली है, किसी और हुकूमत को मिली होती तो वो भी अपने दौरे हुकूमत में कोई ना कोई कारनामे सर अंजाम दे देते। इन्होंने किया क्या है आज तक? इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, खुदकुशियां, इसके अलावा दिया क्या? आप मुझे चलिए अज़मा, आप लोगों का क्लेम अवामी सपोर्ट का है, एटलीस्ट उसको यूज करें। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चौधरी मंजूर साहब से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बिलावल भुट्टो को प्रेजेंट गवर्नमेंट, इमरान खान सरकार कमजोर कैसे लगती है। एक वक्फा, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफा फिर से खुशामदीद कहेंगे। जी ऑन अब्बास बप्पी साहब, बिलावल को इमरान खान की जो हुकूमत है वो कमजोर लग रही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा पिछले वाला स्ट्रैटेजी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता तो बात थोड़ा उज़मा बीबी को भी समझ लग जाती कि जितनी आपने ग्रुप इसमें इश्तिहार से पहले जो बात की है उसमें मैं वैसे समझ नहीं पाया कि आपको एतराज़ किस चीज़ पे था। मैंने अभी वो नोटिफिकेशन मंगवा लिया और मैं आपको प्रोग्राम के बाद वैसे वो इशू कर दूंगा। कैबिनेट ने प्रॉपर अप्रूवल के बाद इन लोगों को डिजिटल मीडिया विंग में लगाया था और कैबिनेट से
बेहतरीन को फोरम पाकिस्तान में मेरे ख्याल एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई थिंक वो इशू खत्म हो गया, नंबर वन। काश की वैसे विनिश भी आप मुझसे आज डिस्कस करती कि कल जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने और अताउल्लाह तारा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उस पर आज अगर हम टॉक शो करते तो क्या बात जबरदस्त होगी कि जो 14,400 कनाल जमीन शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लाल सुहारा पार्क के डिस्प्लेस्ड 144 अफराद के नाम चोलिस्तान में जो शिफ्ट की है बगैर कैबिनेट के अप्रूवल ले, सिंगली अपने साइन के साथ, और उन लोगों के नाम जिनको जो जमीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, काश हम उस पे करते और पूछते कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा या पाकिस्तान की इतनी जायदाद 14,400 कनाल जमीन जिसके हवाले से नैब ने लेटर लिखा शहबाज शरीफ साहब का हजूर बताए, काश हम इस पर डिस्कशन करते। तो मेरी फरमाइश पर नहीं होगा, लेकिन हम डिजिटल मीडिया, नहीं मैं बोलूंगा अगर आप डिजिटल मीडिया विंग की बात करेंगे तो मैं शहबाज शरीफ बात करूंगा ना। अब मैं आज नहीं बात इसलिए करूंगा कि देखिए हम उस पर भी बात कर सकते थे, लेकिन अब मैं बिलावल पे आ जाता हूं। इशू ये है कि सिंध के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो सारा पाकिस्तान जानता है, सेहत के हवाले से पूरा पाकिस्तान जानता है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स में डॉक्टर तो दूर की बात, वहां पे भैंसें बंधी हुई हैं। वहां पे जो स्कूल्स हैं, वहां पे प्राइमरी टीचर्स, मेरे पास एक डाटा आया है कि वहां पे 80% जो स्कूल है वहां पे टीचर्स तैनात ही नहीं है। मेजॉरिटी टीचर्स नौकरियां लेके इंटीरियर सिंध से कराची मूव कर गए, अटैचमेंट्स पे कराची है, स्कूल बंद हो चुके हैं, वहां पे पंखे शंखे कोई फैसिलिटी नहीं है। जहां पे तालीम का निजाम ना हो, जहां सेहत का निजाम ना हो, वहां एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है। सो पीटीआई ये समझती है इंटीरियर सिंध की 45 से ज्यादा वहां पे एमएनए की नशिस्तें हैं और हम समझते हैं कि हमारी वहां पे पजीराई हो सकती है। सो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे लीड करेगी और 2023 के इलेक्शन में हमने वहां जाके अपना मार्का मारना है। अब इसको, इस ऑफेंसिव को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस नजर से देखते हैं, उसके लिए अब वो कोई भी लेम एक्सक्यूज ला सकते हैं कि जी ये हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है, वो फर्क नहीं पड़ने लगा। बेसिकली हमारे ऑफेंसिव जो हमारी एक इलेक्शन कैंपेन है 2023 की सिंध के हवाले से, ये उनके हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, विच डजंट मैटर। ये उनका फ्रस्ट्रेशन शो करता है, ये उनकी डिसअपॉइंटमेंट शो करती है। आई कैन एश्योर यू सिंध के अवाम अब इनके जागीरदारान जो एक सिस्टम है, एक फ्यूडल माइंडसेट है जिसके अंदर लोगों को, अवाम को दबा के रखा है, वो वहां से निकलना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वो स्पेस भी देगी, वो ब्रीदिंग एयर भी देगी और इंशाल्लाह 23 में देखेंगे इलेक्शन के रिजल्ट्स खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंध में वहां पे क्या रिजल्ट्स आते हैं। जी अज़मा बुखारी साहिबा, कल पीडीएम का ऑब्वियसली एक और इजलास है माइनस मरियम एंड विद शहबाज शरीफ साहब, और उससे ठीक एक दिन पहले बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिस तरीके से वो अपनी लाइन क्लियर रखते हैं कि भाई आपको शौक है इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करें, सड़कों की सियासत करें, मुझ पर ब्लेम ना करें, मुझ पर बैंक ना करें, लेकिन हाँ अगर आपने जमहूरी तरीके से, पार्लिमानी तरीके से हुकूमत गिरानी है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल हाजिर है। तो उन्होंने तो अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर दे दी। जी उनकी लाइन तो बहुत क्लियर है जी, वो तो पाकिस्तान के लोग अब देख रहे हैं, उनको समझ भी आ रहा है कि उनकी लाइन क्या है। हम किसी का मुतबादिल ना बनने के लिए तैयार हैं इस तरह से, जैसी नौकरी वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मेरा उनके लिए तो इतना कमेंट है। अब ऑन भाई की बहुत सारी बातें जो है, मुझे आज कुछ लग रहा है कि ऑन भाई की मालूमात कुछ ज्यादा या आज कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। भाई मरियम औरंगजेब नहीं, मैं बजाते खुद मौजूद थी अता के साथ जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक तो आपका ये जो डिक्टेशन वाला है वो है ना कि आप डिक्टेशन देंगे लोगों को, लोग ये करें, लोग फलाने बात करें, हर वक्त आपके एजेंडे के ऊपर काम नहीं हो सकता। आपने ये एजेंडा 3 साल चलाया ना, फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई साबित कर लेते ना किसी कोर्ट में जाके। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब भी जाके कहता है करप्शन का इल्जाम कोई नहीं, वो कहते हैं। और ये जो बाय द वे जिसको आप रेफर करें ना काबीना की इजाजत और फलाना, आपकी इत्तला के लिए ये मेहरबानी भी हमारे लिए नाजिल हुई थी। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था कि हर फैसला जो है वो थ्रू कैबिनेट आया करेगा। और ये जो लाल सुहांद्रा वाली वो है, इसके अंदर नासिर खोसा साहब जो आसिफ सईद खोसा साहब के भाई हैं, चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी मंजूरी है। अबुल हसन नजमी जो लॉ सेक्रेटरी थे, उनकी मंजूरी है। और हमारे जो स्टेट जो रहे हैं स्टेट बैंक के चेयरमैन, जो हमारे वजीर जो सेक्रेटरी खजाना थे, उनकी मंजूरी के साथ जो है ये भेजा गया था, जिसको चीफ मिनिस्टर ने प्रूव किया। इसके ऊपर बात करें, लेकिन अब कोरोना में जो आप पैसे खा गए उसकी बात ना करें। आप ये बात ना करें कि फारूक सलीम साहब ने, मैंने उनकी एक देखी है, उन्होंने एक एनालिसिस जो है वो जारी किया जिसके मुताबिक 7.5 करोड़ पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। इस पे बात ना करें, आप इस पे बात करें कि हमने अपने मुखालिफिन को कैसे जो है वो उसके अंदर जेलों के अंदर फेंकना है। आप इस पे बात करें। आप जो चीनी जो उसकी कीमत कम नहीं हो रही उस पर बात ना करें। घी की कीमत जो है वो बढ़ रही है उस पर आप बात ना करें। इन सब पे आप बात ना करें। आप कोरोना के ऊपर जो आपने
रेड लिस्ट के अंदर आपने डाल दिया, पाकिस्तान को दोबारा यूके ने डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपने उनको फिगर्स नहीं भिजवाए। एनसीओसी के जो झंडे लिए फिर रहे हैं आप, उस एनसीओसी ने फिगर्स नहीं भिजवाए, और आज पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे पैसे लेकर आप ठीक जो है। है अपने वो झंडे गाड़ते हैं, उनके साथ ये हो, किस बात पे रोए? इनकी जो चलें, हर एक मिनट मैं के अंदर मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लिए अज़मा आपके पास आऊंगी, पप्पी साहब आपके पास भी, लेकिन अभी मुझे इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुनना है। जरा उनसे मैं एक दो सवाल कर लूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाइन अप हुई हुई हैं, और अभी चौधरी मंजूर साहब जो हैं वो उन्होंने वक्त दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, दो तीन चीज़ें इकट्ठे पूछ लेती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चौधरी साहब, एक फर्द वाहिद है जिसका नाम है इमरान खान। वो अगर मैं ये कहूं कि आप लोगों के पीपल्स पार्टी के असाब पर सवार है, और अगर मैं ये कहूं कि आप दोनों बड़ी पार्टी को, यानी पीएमएलएन एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने तिगनी का नाच नचा दिया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। मतलब आप लोगों को, सिंध की कैबिनेट को जिस तरह से नोटिस आए हैं एक वीडियो के ऊपर, जिस तरीके से आप लोगों को बुलाया गया है, उसके बावजूद बिलावल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि इमरान खान और उनकी हुकूमत कमजोर है। सर देखिए, ये हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ना कोई नोटिस नए हैं, ना कोई अदालतों की कार्रवाइयां नई हैं। हमें तो इन अदालतों के जरिए फांसियां भी मिली हैं, हमने वो झेली हैं फांसियां, जिसमें बाद में तारीख ने ये साबित किया कि आप गलत फांसियां दी गई। हमें तो कोई इन चीजों का, रही बात ये कि जिस पे नोटिस भिजवा रहे हैं, अगर मैं वो फॉरवर्ड कर दूं इमरान खान को वही वीडियो, तो क्या इमरान खान को भी नोटिस आ जाएगी? ये कैसा कानून है? तो इसलिए ये एक मजाका खेज बात है कि अगर उस बंदे ने कुछ फॉरवर्ड किया है तो उसका मतलब ये है कि वो जिन को फॉरवर्ड किया गया वो मैसेज या वीडियो या कोई बात हुई है तो उस पर नोटिस दे देंगे। इसमें कोई वो मजाका खेज है। कल सईद गनी ने कहा कि मैं तो पेश भी नहीं होऊंगा, जो करना है कर लो। ठीक है चौधरी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मेरे साथ बने रहिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे एक्सक्लूसिवली जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रखेंगे, बिकॉज एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी एक्सटेंसिवली सुनना है और आपका थोड़ा सा वक्त भी जरा कम आपको मिला है। एक मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे, चौधरी मंजूर साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। स्टिल वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन में चौधरी मंजूर साहब। चौधरी मंजूर साहब, बिलावल ने भी एक ही रट लगाई हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही स्टांस है, उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, यही आपका जमहूरी और पार्लिमानी तरीका है इमरान खान को हटाने का, पीटीआई की सरकार से जान छुड़ाने का। सर, लेकिन ये अपने आप में कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि अगर ये करके भी कामयाबी हासिल ना हो सकी और फिर भी इमरान खान नहीं जाते और फिर भी उस्मान बुज़दार नहीं जाते? यही तो डर है पीएमएलएन को, इसलिए तो आपकी बात नहीं मान रहे। आपके ख्याल में कोई और तरीका भी है, जमहूरी और पार्लिमानी तरीका कोई और भी? नहीं सर, ये तो मैं सर आप ही से पूछ रही हूँ, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस से आके ये कह रहे हैं कि कमजोर हुकूमत है और किसी भी टाइम पर इलेक्शन हो सकते हैं। तो सर मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आवाम को क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है? जी नहीं, ट्रक की बत्ती ये नहीं है। ट्रक की बत्ती ये है, हमने तो जो भी कहा वो करके दिखाया। हमने कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें, उससे गवर्नमेंट वीक होगी, कमजोर होगी। हमने पहले ज़िमनी इलेक्शन लड़के दिखाया सिंध के अंदर। फिर हम जब तक इकट्ठे थे 11 के 11 इलेक्शन गवर्नमेंट हारी। फिर उसके बाद पीडीएम को तोड़ दिया गया, तो उसका नतीजा आपके सामने है। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि सेनेट इलेक्शन लड़ा जाए, इन्होंने कहा नंबर्स पूरे नहीं है, हमने वो भी जीत के दिखा दिया। फिर हमने कहा कि अदम समाज की, और ये वो एजेंडा है जो लिखा हुआ है, जिस तरतीब से लिखा हुआ है उस तरतीब से चले। उसमें था जब जहांगीर खान तरीन ग्रुप का बहुत क्लैशेस चल रहे थे, बहुत खौफनाक क्लैशेस थे। वो टाइम होता है ना पॉलिटिक्स में भी, क्रिकेट की बात आजकल लोगों को समझ आती है, पॉलिटिक्स की एक टाइमिंग। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नून लीग 2 साल रखना चाहती है इस सेटअप को। वो समझते हैं कि ये मुनासिब टाइम नहीं है, खासकर उनके लिए मुनासिब नहीं है। वो अगर आज ये सेटअप जाता है तो शायद उनके लिए तो फेवरेबल नहीं है। तो कल को ऐसे हालात पैदा हों तो जिसमें इफ्तिखार चौधरी की तरह उनके केसेस जाएं, तो उस पे वो शायद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खैर अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, हमें तो उस पर भी कोई एतराज नहीं। हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। उनका हाँ, लेकिन सर सेनेट में आपको अपनी जीत याद है, लेकिन सेनेट में अक्सरियत जिस तरह से अकलियत में बदली, आपको वो याद नहीं है सर? नहीं, वो ठीक है, ये तो होगा। ये तो होगा ना, मतलब आप एक अटेम्प्ट तो करेंगे ना।
आप इस खौफ से अटेम्प्ट ही ना करें, ये तो कोई पार्लिमानी तरीका नहीं है। अटेम्प्ट करने के कई तरीके थे। हम अपनी स्ट्रेटजी को जज कर सकते थे, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जज कर सकते थे, स्पीकर के खिलाफ जज कर सकते थे, वो तो खुफिया वोटिंग थी ना, तो उससे पता चल जाता। ठीक है, वो उस तरफ गए ही नहीं अपोजिशन लीडर। ये बुनियादी तौर पर तो ये अपोजिशन लीडर का काम होता है, वो नहीं उस तरफ गया, तो उसका नतीजा आज आपके सामने है। लेकिन खैर वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो हर कोई अपनी स्ट्रैटेजीज, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। बहुत 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 शुक्रिया चौधरी मंसूर साहब आपके वक्त के लिए। ऑन अब्बास बप्पी साहब, चौधरी साहब की तो आपने बातें सुनी, लेकिन मैं आपसे इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो कि ऑडिट रिपोर्ट की हम जिक्र कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी आगे जाकर के बताया गया है, बल्कि इसके ये ब्रेकिंग न्यूज़ के टिकर्स भी अभी चल रहे होंगे, आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो चीनी की कीमत बढ़ी उसकी वजह क्या है। और रिपोर्ट की माने तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि चीनी मुसलसल एक्सपोर्ट होती रही, बाहर भेजी जाती रही, तो लिहाजा चीनी की कीमत बढ़ती रही और इस वजह से महंगे दामों पाकिस्तानियों को चीनी मिली। ये भी सरासर गलत है सर, अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त एग्जैक्टली इस वक्त कौन सी ऑडिट रिपोर्ट आई है, लेकिन अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चीनी एक्सपोर्ट होने की वजह से महंगी है, तो चले पिछले साल तो एक्सपोर्ट हो गई थी 5 लाख टन, महंगी हो गई। इस साल का गन्ना इस वक्त आ चुका है 8 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन गन्ने की इस वक्त पैदावार हुई है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है गन्ने की। बाय द वे इस साल कोई चीनी, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑब्वियसली थोड़ा फिनिश भी समझाने का मौका देंगे ना। अच्छा चले समझ लो, 2019-2020 की ऑडिट रिपोर्ट है। एग्जैक्टली वही जी 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 समझा लें। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। ओके, उस वक्त तक हुई थी। मैं आज की बात की तरफ आ जाता हूं कि अगर उस वक्त चीनी एक्सपोर्ट हुई तो महंगी हो गई। इस साल चीनी एक्सपोर्ट कोई नहीं हुई और रिकॉर्ड प्रोडक्शन है गन्ने की। इस वक्त अगर गवर्नमेंट कह रही है शुगर मिल वालों को कि आप 90 रुपए पे चीनी भेज दें, तो 90 रुपए बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि शुगर का एक जो माफिया है, जो सोच है ना, वो इतनी स्ट्रांग है, वो अपने से कम तरी सबको देखते हैं, वो हुकूमत को भी नाको चने चबा सकते हैं। पहली दफा किसी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप 90 रुपए से ऊपर नहीं बेचेंगे। सो इसका एक्सपोर्ट से या प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है। ये चीनी जो ग्रोअर्स हैं, जो शुगर मिल वाले हैं, इससे उनका ताल्लुक है कि वो इसको एग्री करते नहीं, और वो जो अपने एक्सपेंसेस दिखाते हैं जब गवर्नमेंट के साथ बार्गेन करते हैं, वो इतने ज्यादा इन्फ्लेटेड दिखाते हैं कि वो कहते हैं नहीं, 90 रुपए में नहीं बेचनी चाहिए, हम तो 110 पे बेचेंगे, हमारे खर्चे इतने, हमारी इनकम, हमारा मार्कअप इतना। सो कहने का मकसद है कि अगर उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ये पॉइंट माना जाए तो आज तो इस साल तो कोई नहीं हुआ। सो चीनी का प्राइस का एक्सपोर्ट से इस साल कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये शुगर मिल वालों के साथ गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, और हम कोशिश कर लें। अब हाई कोर्ट का हुक्म आया कि आपने 90 से ऊपर नहीं बेचना, चीनी मालकान मुकर गए, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते, हम शुगर मिलें बंद कर देंगे, हम इस पे नहीं बेचेंगे। सो इसका कोई जवाब नहीं। ओवरऑल एक क्राइसिस है, एक सिचुएशन है, और गवर्नमेंट पहली दफा उनके साथ मामलात को हैवी हैंडेडली हैंडल कर रही है। और हम समझते हैं कि चीनी एक ऐसा आइटम है जो एक नेसेसिटी है, एक गरीब आवाम की एक्सेस है। अगर ये लोग महंगा कर गए तो यकीनन उसे गरीब आवाम कमर टूटेगी, और यकीन जानिए इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अलग इशू है। जी ठीक है जी, अजमा बुखारी साहब क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए। जिस भी इशू पर आप बात करना चाहती हैं, बस समंदर को कूजे में बंद कीजिए और आवाम को बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर तो चौधरी मंजूर साहब होते तो उनकी बहुत सारी बातें, आटा चीनी घी से शुरू कीजिए उसमें भी। नहीं, वो उसको मैं आपकी तरह उस पे एंड करूंगी, क्योंकि वो रोना हमारा चलता रहेगा जब तक आप हैं। आटा चीनी का रोना तो हमारा चलता रहेगा, वो तो खत्म नहीं हो सकता ना, कि आप कैसे इतने आप जो है वो सबक कदम आए हैं कि हमारे मुल्क में तबाही बर्बादी आपने फेर दी है। चौधरी मंजूर साहब जो है, मैं सिर्फ उनसे ये सवाल पूछ रही थी कि वो जो आपको एक्स्ट्रा वोट पड़े थे वो आपको आपकी वजह से पड़े थे, और आपने 2 दिन बाद फिर जो है वो चमत्कार होते देख लिया था ना, एतमाद का वोट मिल गया था इमरान खान को। तो ये जो कहाँ से इनको डोरियां हिलती हैं, ये क्या बातें करते हैं, ये होते तो मैं जवाब देती। लेकिन बप्पी साहब की बात है, ये बड़ी अजीब बात है कि एक हुकूमत जो है एक तरफ हमें बता रही है कि हम बहुत जो है वो अहनी हाथों से निपटेंगे चीनी मालकान से, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो चीनी की कीमत में कमी करा सके। बप्पी साहब को ये बात इल्म होनी चाहिए, इस मुल्क में पहले भी गन्ना उगता रहा है, इस मुल्क में पहले भी चीनी की कीमत 55 रुपए के जो है वो एवरेज होती थी, उससे ऊपर नहीं जाती थी। ये आपने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया? आपकी अपनी इंक्वायरी जो कमीशन रिपोर्ट थी ये चीनी वाली, उसके अंदर उन्होंने खुद बताया कि 64 रुपए के करीब इनकी कॉस्ट बनती है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने पहले भी 80 रुपए हुक्म दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट बीनिश सलीम कराएगी जाकर या उस्मा बुखारी कराया जाकर, उसको इम्प्लीमेंट हुकूमत ने करना है। और अगर हुकूमत इम्प्लीमेंट करा के कीमतें नहीं ला सकती, नीचे नहीं ला सकती, तो भाई तुम रखे काय के लिए हो? तुम लोगों का काम क्या है? यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पॉइंट टेकन। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। आपको फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।